गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 2 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। उसी लेसन से ही जिसमें आज देखेंगे 2 के 1.3 में प्रायद्वीपीय पठार देखना है। भारत का एक बड़ा हिस्सा पठारी प्रदेश है जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। जो भारत का जो हिस्सा है ना, जो पठारी क्षेत्र है या पठारी प्रदेश है, जिसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और कच्छ से होते हुए लगभग यमुना और गंगा के समानांतर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में शिलोंग पठार तक और समस्त दक्षिण प्रायद्वीप में है। जो इसका जो विस्तार यहाँ पर बताया गया कि यह उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र के जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से लेकर के और कच्छ से होते हुए लगभग जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों से होते हुए राजमहल की पहाड़ियों तक इसका और इसके साथ ही उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं शिलोंग पठार और समस्त जो जितने भी दक्षिणी पठार आते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से पठार का कुछ हिस्सा उत्तर में सिंधु और गंगा के अवसादों के नीचे दबा हुआ है। ये भूवैज्ञानिक जो संरचना है जो बनी गई है उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो पठार का जो क्षेत्र है वह उत्तर में जो सिंध और आपका गंगा के जो अवसाद जो भी उन नदियों के द्वारा जो अवसाद आए हैं उनके द्वारा नीचे दबे हुए कुछ क्षेत्र हैं। कहीं कहीं इस प्राचीन पठार के हिस्से मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं ये क्षेत्र जो आपको प्राचीन पठार जो है या पुराने पठार जो है वो कि आपको मैदानी क्षेत्रों पर भी देखने को मिलते हैं। पिछले पार्ट में हमने भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ा है। भारत का विशाल प्रायद्वीपीय पठार ही वह भारतीय प्लेट है जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। जो कि हम लोगों ने किस तरीके से जो भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ा था उसी के बताया गया है कि वो भारत का विशाल प्रायद्वीपीय पठार का ही एक क्या है भारतीय प्लेट है जिसे क्या कहा जाता है गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया का एक प्राचीन क्या है भूखंड है। भूखंड मतलब भू का खंड मतलब भाग है, भूभाग है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों से बना है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कठोर शैलों मतलब पत्थर चट्टानों से बना हुआ है जिनमें आग्नेय तथा कायांतरित शैलें जैसे ग्रेनाइट बेसाल्ट नीस शिफ्ट आदि हैं पाई जाती हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है उनके शैल जो वो कैसे बने हैं वो आग्नेय और कायांतरित शैलों से बने हुए हैं। कुछ सीमित इलाकों को छोड़कर इस भूखंड के ऊपर समुद्र का अतिक्रमण प्रायः नहीं हुआ है। ये कुछ सीमांत इलाकों में है ना, उन जगहों पर कहा है कि जो भूखंड के ऊपरी क्षेत्रों ऊपरी जो समुद्र का अंतरण उसके अतिक्रमण जो प्रायः वो नहीं हुआ है वहाँ तक। वैज्ञानिकों का मत है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय प्लेट या गोंडवाना लैंड धीरे धीरे खिसकते हुए उत्तर के एशियाई प्लेट की ओर क्या हो रही हैं विस्थापित हो रहा था। ये कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों वर्ष पहले जो भारतीय प्लेट जिसको गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है तो वो क्या हो रही थी धीरे धीरे खिसकती हुई वो क्या है उत्तर के एशियाई प्लेटों की ओर विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो खिसकती जा रही थी। जब वह वर्तमान स्थिति में पहुंचा तब इसका पश्चिमी भाग धस अवतलन गया। यहाँ अब अरब सागर है। भू अवतलन के कारण समस्त प्रायद्वीपीय पठार का ऊंचा स्वरूप बना जिस पर सदियों के कटाव अपर्दन की प्रक्रिया ने धरातलीय स्वरूप का निर्माण किया है। तो हम आज देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो कि जो पश्चिमी जो भाग है ना वो धस जाने की वजह से जो कि अवतलन कहा गया है जो आज क्या है अरब सागर है। आप देख सकते हैं अब पश्चिमी क्षेत्रों पे तो अब ये क्या होती है कि भू अवतरण के कारण जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है उसका जो स्वरूप है वो क्या होता जा रहा है वो क्या हो गया वो ऊपर उठ गया और सदियों के कटाव की वजह से मतलब अपर्दन होने की वजह से इस प्रक्रिया में वो क्या है धरातलीय स्वरूप का मतलब धरातलीय रूप का वो धारण कर लिया है।
अब आगे देखते हैं, जहाँ की चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम थीं वहाँ कटाव अधिक हुआ है और कठोर चट्टान पर कम अपरदित हुआ है। तो वो चट्टानें जहाँ की चट्टानें कैसी हैं, मुलायम है, नर्म है, तो वो क्या है, वो अधिक कटाव हुई है। और जो कठोर चट्टानें थी उसमें कम मतलब जो घर्षण हुआ है वो कम हुआ है। लाखों वर्ष से चली आ रही इस प्रक्रिया ने पूरी तरह समतल धरातल का निर्माण न कर ऊंची नीची धरातल का निर्माण किया है। तो ये जो लाखों वर्ष से जो चली आ रही इस अपरदन की वजह से जो धरातल का जो निर्माण वो न करके कैसी हो गई है, वो धरातलीय स्वरूप होकर के, ना बल्कि क्या हो गई है, ऊपर नीचे या फिर कहें उसे उबड़ खाबड़ का रूप निर्माण किया हुआ है। यहाँ के अधिकतर पहाड़ कठोर चट्टानों के अवशेष हैं। यहाँ के जो पहाड़ बताए गए हैं वो क्या है, कठोर चट्टानें हैं, उनके अवशेष के रूप में बचे हुए हैं, जिन पर आज भी अपरदन कार्य हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन पहाड़ियों के ऊपरी भाग हिमालय के पर्वत शिखर की तरह नुकीले नहीं, वरन कैसे हैं, गोलाकार है। क्योंकि हम किस तरीके से यहाँ पे ऊपर में देखें कि अपरदन तक कटाव, सदियों से चले आ रहे कटाव की वजह से, अपरदन की वजह से वो हिमालय पर्वत की शिखर की तरह नुकीली नहीं है, वरन कैसी है, वो गोलाकार है। मतलब उस पर घर्षण होने की वजह से जो अपरदन कार्य हो रहा है उस पर, उसकी वजह से वो कैसी है, गोलाकार है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्र 2.12 में, जो कि भारत के पठारी प्रदेश बताए गए हैं। तो यहाँ पे आप संकेत चित्र के माध्यम से इन चित्रों को समझ सकते हैं। जैसे समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई, 900 समुद्र तल की ऊंचाई से यहाँ पे दर्शाया गया है उसकी। तो यहाँ चिन्ह जैसे बने गए हैं वो उसकी क्या है, 600 से 900 मीटर, और कुछ जैसा संकेत चित्र में दिखाया गया है कि 300 से 600 मीटर की, 0 से 300, और जो शिखर है वो कहाँ कहाँ हैं उनको दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं मलयगिरी में, और जो पर्वत श्रेणी है वो इस तरीके से बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिखाया गया है। इस तरीके से आप मानचित्र को देखिए और समझिए। अब आगे देखते हैं, पठार के सीमांत पट्टियों पर ऊंचे पहाड़ तथा अपरदित पठार देखे जा सकते हैं। जो पठार के जो सीमांत पट्टी क्षेत्रों पर देखा जाए तो ऊंची पहाड़ और अपरदित पठार को, जो कि घर्षण के कारण कैसे हो गई हैं, गोलाकार हो चुकी हैं। जैसे कि सह्याद्री और अरावली पर्वत। भूगर्भिक हलचलों के कारण पठार में कहीं कहीं भ्रंश या दरार की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही भ्रंश से उत्पन्न घाटी में नर्मदा और ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो भूगर्भिक मतलब भूगर्भ के अंदर हलचलों के कारण, मतलब हलचल होने की वजह से जो पठारी क्षेत्र है वहाँ कैसी हो गई है, वो कहीं दरारें तो कहीं भ्रंश उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से जो नदी घाटियाँ हैं उन पर नदियों का प्रवाहित, उन जगहों पर नदी घाटियों पर नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तो यहाँ पे बताया गया कि नर्मदा और ताप्ती इसी का एक रूप है भ्रंश उत्पत्ति के कारण। हिमालय के निर्माण के समय प्रायद्वीपीय पठार अस्थिर था, जिसके कारण धरातल पर दरारें बनी और कुछ क्षेत्र ऊपर उठ गए। तो हिमालय पर्वत के जो निर्माण के समय जो प्रायद्वीपीय पठार वो कैसा था, अस्थिर था, जिसके कारण जो धरातलीय स्वरूप जो थे उस पर दरारें बनी रही और कुछ क्षेत्रों पर कैसी हो गई, वो ऊपर उठ गई। पाली और नीलगिरी पहाड़ी इसके उदाहरण हैं। दक्कन का लावा क्षेत्र, जिसे काली मिट्टी का प्रदेश भी कहते हैं, ज्वालामुखी के निकले लावा के जमाव निक्षेप से बना है। जो दक्कन का पठार, जो दक्षिणी छोर में अगर आप देखें तो जो दक्कन का पठार है वो किसके कारण, काली मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है, जो कि किसका, ज्वालामुखी के निकलने के लावा के जमाव के निक्षेप से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल दक्षिणी पूर्व की ओर है, इसलिए यहाँ प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो किस तरह, दक्षिण से पूर्व की ओर हुआ है, तो इस वजह से वहाँ की जो नदियाँ प्रभावित हो रही हैं वो किस ओर, बंगाल की जो भी नदियाँ हैं वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती हैं। यहाँ देखिए कुछ जानकारियाँ दी गई है। पहले नंबर पे विज्ञान, जो पृथ्वी और उसके भीतरी स्वरूप, प्राकृतिक और पदार्थों का अध्ययन करता है, इसे भौमिक, भूगर्भिक शास्त्र या भूतत्व विज्ञान भी कहते हैं। मैदान की तुलना में ऊपर उठे
सपाट क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पठार कहते हैं। जो कि आप मैदानी क्षेत्र कैसे होती हैं? समतल होती हैं। और पठारी भाग कैसे होती हैं? ऊपर उठे हुए, उसके ऊपर उठे सपाट को क्या कहते हैं? जो मैदान कहना चाहिए मैदानी की तुलना में कैसे होते हैं? थोड़े उठे हुए होते हैं। तीसरे नंबर पे है आग्नेय शैल का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से निकलने लावा के जमाव से होता है। यह सबसे कठोर शैल होती हैं ये जो आग्नेय, इसके बारे में हमने अभी भी ऊपर पढ़ा। आगे है शैल जिसकी काया दबाव या ताप से बदल गई है उसे कायांतरित या रूपांतरित शैल कहते हैं। जो किसके कारण? शैल जिसकी काया किसके कारण? दबाव के कारण और ताप की वजह से वो क्या हो गई है? परिवर्तित हो गई है, जिसको कायांतरित या फिर रूपांतरित शैल कहते हैं। पठारी क्षेत्र हिमालय और मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा कैसी हैं? स्थिर है। जो पठारी क्षेत्र वो पठारी क्षेत्र हिमालय और मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा वो स्थिर है, लेकिन यहाँ भी कभी कभी क्या आ जाते हैं? भूकंप आ जाते हैं। जैसे सन 1998 में महाराष्ट्र के लातूर का भूकंप तथा सन 2004 में आया भुज गुजरात का भूकंप। आगे देखते हैं भारत के विशाल पठार का भौगोलिक अध्ययन। इस विशाल पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है, मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। तो पहले देखेंगे हम मध्यवर्ती उच्च भूमि किस तरीके से निर्माण हुआ है इसका। मध्यवर्ती उच्च भूमि विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में है। विंध्याचल श्रेणी है उसकी उत्तर दिशा की ओर मिलेगी। इसके उत्तर पश्चिम छोर में अरावली पर्वत है। विंध्याचल श्रेणी एवं अरावली के मध्य में मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में बघेलखंड का तथा सुदूर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थिर है। तो इस तरीके से जो मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है वो जो उत्तर दिशा में है, जो कि विंध्याचल श्रेणी उसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों कौन कौन से पठार पाए गए हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सामान्यतः इस उच्च भूमि का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, जो प्रमुख नदियों चंबल, बेतवा, सोन के बहाव की दिशा से भी ज्ञात होता है। तो इन सब चीज़ें इसके द्वारा ही पता चलती हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ कुछ जानकारियाँ और भी दी गई हैं। पश्चिमी घाट विश्व में 10 जैव विविधताओं प्रदेश में से एक है। जो पश्चिमी घाट विश्व के जैव विविधताओं प्रदेशों में से एक है। यहाँ देखते हैं कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो पुष्पीय पौधों के 7,400 प्रजातियाँ, 339 स्तनधारी पशुओं की प्रजातियाँ, 508 पक्षियों की प्रजातियाँ, 1979 उभयचर प्रजातियाँ तथा 288 नदियाँ मछलियाँ पाई जाती है। केरल में स्थित अन्नाईमलाई पर्वत श्रेणी को अन्नाईमोड़ई शिखर, जो कि 2695 मीटर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। यहीं पलनी पहाड़ियों में कैडेकनाल पर्वतीय नगर है। पश्चिमी घाट पर स्थित नीलगिरी में ऊटी उद्गम मंडल दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर एवं क्या है? पर्वतीय केंद्र है। ये दक्षिण की ओर का पश्चिमी घाट पर स्थित ये है। अब आगे देखते हैं, पश्चिमी उच्च भूमि के उपयुक्त वर्णित विभागों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे मालवा की मिट्टी कैसी है? काली है। इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है? काली मिट्टी की खासियत ये है कि इसमें जो पैदावार होती है या उपजाऊ होती है वो बहुत अधिक होती है। बुंदेलखंड का धरातल अधिक कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है। जो धरातलीय स्वरूप है वो ऊपर नीचे है। इसके पश्चिम भाग में बेहड़ का दृश्य देखने को मिलता है। बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्यतः किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बड़े भाग पर विंध्याचल तथा कैमूर श्रेणियों का विस्तार है। यहीं स्थित क्या है? छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग और दक्षिण में कोल्हन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ भरने को दिया गया है। आप इसे कोशिश कीजिए भरने, नहीं बने तो मैं बताऊँ उनको आपको। यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत के प्राकृतिक मानचित्र में देखिए, इसकी सहायता से हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार की मध्यवर्ती उच्च
भूमि में आपको निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर क्या क्या भिन्नताएं देखी दे जाती है। जैसे कि यहाँ पे बिंदु दिखाया गया है हिमाचल और मध्यवर्ती उच्च भूमि में, तो ढाल की दिशा, नदियाँ और खनिज जो कि हिमालय में और मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या क्या भिन्नताएं दिखाई देती है, ये इस कॉलम में आप लोगों को भरने हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि के सभी भूखंडों में छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से कैसा है, धनी है, मतलब वहाँ पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसमें स्थित दामोदर घाटी में कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और फेल्सपार पाया जाता है। तो इस तरीके से जो दामोदर घाटी में इस तरीके के खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ जो कॉलम्स दिए गए हैं बच्चों, आप इसे भरने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को ढाल की दिशा जैसे दी गई है, तो हिमालय, तो ये क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, और मध्यवर्ती उच्च भूमि में देखा जाए तो ये क्या है, पश्चिमी एवं पूर्व की ओर है। तो इसी तरीके से नदियाँ को आप लोगों को भरना है कि कौन कौन सी नदियाँ हिमालय से होती हैं और कौन कौन सी उन नदियों के नाम भी लिखना है। तो खनिज हो गए और क्या क्या चीज़ें वहाँ प्राप्त होती हैं, इनके बारे में आप लोगों को लिखना है। अब आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिणी तट में दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक तथा पश्चिमी घाट के पूर्व में पूर्वी घाट तक है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजा आकार है, मतलब इस तरीके से बनी हुई है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्य पूर्णतः यह अंशतः आते हैं। इस त्रिभुज की एक भुजा को पूर्वी घाट से होकर गुजरती है, नीलगिरी के राजमहल पहाड़ी को जोड़ती है। दूसरी भुजा पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव पहाड़ी और मैकाल की पर्वत हैं। तो आप इसे मानचित्र में देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन क्षेत्र। ध्यान रखिए, जब देखिए तो दिशा जैसे जैसे बोला गया है उसी के आधार पर इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पश्चिमी से आपको पश्चिमी घाट से कौन सी दिशा में, पूर्वी घाट की ओर देखना है। तो जो कि यहाँ पे उसका विस्तार स्पष्ट रूप से बता दिया कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। अब आगे देखते हैं तीसरी भुजा सह्याद्री पर्वत श्रेणी है। जिस तरीके से हमने दूसरी भुजा पहली भुजा के बारे में देखे, जिसे पश्चिम में स्थित होने के कारण पश्चिमी घाट भी कहते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में कहीं कहीं ऊंचाई कम है। ऐसे कम ऊंचे व चौड़े भाग को क्या कहते हैं, घाट के नाम से जानते हैं। इन घाटों में पठारी तथा समुद्री तटीय क्षेत्रों के बीच आवागमन कैसा होता है, आसान हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो घाट से पठारी तथा समुद्री तटीय क्षेत्रों के बीच में जो आवागमन है वो कैसा होता है, सुलभ हो जाता है, आसानी होती है। उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट ऐसे 3 प्रसिद्ध घाट हैं। आगे देखते हैं पूर्वी घाट पूर्वी तट के समांतर महानदी की घाटी से नीलगिरी की पहाड़ी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये जो पूर्वी घाट से के पूर्वी तट के जो समानांतर जो महानदी के नदी घाटी से नीलगिरी की पहाड़ी की किलोमीटर के क्षेत्र को बताया गया है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाता है। ये पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट जो कि दक्षिण में किससे, नीलगिरी पहाड़ियों से जाकर के वो मिल जाती है। महानदी गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी आदि नदियाँ पूर्वी घाट को काटकर पूर्व की ओर बहते हुए कौन सी घाटी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के वो मिल जाती है। कौन सी, महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियाँ जो कि पूर्वी घाट को काट करके पूर्व की ओर बहते हुए किधर, बंगाल के खाड़ी में जाकर के वो गिरती हैं। ये उपजाऊ डेल्टाई मैदान की क्या करती हैं, रचना करती है। एक डेल्टा का वो रचना करते हैं। अब आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग दक्षिण के बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है जो किसके नाम से, उत्तर पूर्वी भाग दक्षिण के बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस बेसिन का ढाल पूर्वी की ओर है। यह
महानदी जल प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की महानदी को जीवनदायिनी के रूप में भी जाना जाता है। नदियों ने इस पर उपजाऊ मिट्टी बिछाई है। इसका उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पठारी भाग पठारी है, जिसे स्थानीय रूप से जसपुर का पठार, धर्मजयगढ़ का पठार, रायगढ़ का पठार के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों को उत्तर पश्चिमी भाग में छुरी की पहाड़ियाँ एवं पश्चिमी भाग में मैकाल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इस बेसिन के दक्षिण में बस्तर की उच्च भूमि है, जिसे क्या कहते हैं, दंडकारण्य कहते हैं। यहाँ बैलाडीला और दल्ली राजहरा क्षेत्र उच्च किस्म के लौह अयस्क से भरा हुआ है। जो ये क्षेत्र जो अगर दक्षिण बस्तर की ओर देखा जाए तो यहाँ जो उच्च भूमि है, तो उन जगहों पर क्या है, जो बैलाडीला, यहाँ क्या है, बैलाडीला जगह पे और दल्ली राजहरा के क्षेत्रों में अच्छे क्वालिटी की या किस्म के क्या है, लौह अयस्क पाए जाते हैं। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट पत्थरों की प्रचुरता है। उसकी मात्रा कैसी है, अधिक रूप से या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यह क्षेत्र भूगर्भीय गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। जो यहाँ जो क्षेत्र है भूगर्भीय मतलब भूमि के अंदर गुफाओं के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कुटुम्बसर गुफा, कैलाश गुफा, दंडक गुफा यही है। इस क्षेत्र में इंद्रावती नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं क्या आप जानते हैं, और कुछ जानकारियाँ दी गई है। कुटुम्बसर गुफा एक क्या है, भूगर्भीय गुफा है। भूगर्भीय मतलब भूमि के अंदर बनी है, अंदर एक गुफा है। यहाँ भूगर्भीय स्थलाकृतियाँ, स्लेट, क्वार्टाइट, स्टेलमाइट एवं कंदर स्तंभ आदि देखने को मिलती है। अगला है गुफा के छत के नीचे की ओर लटकते हुए चूने के स्तंभ को अच्युताश्म, जिसको स्टेलेक्वाइटाइट एवं गुफा के धरातल के छत की ओर बढ़ते स्तंभ को निश्चुताश्म और क्या है, स्टेलकमाइट कहते हैं। ये दोनों बढ़ते हुए आपस में मिल जाते हैं, जो कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। ये स्थलाकृतियाँ चूना युक्त चट्टानों की बहुलता वाले क्षेत्र, मतलब चूना पत्थर यहाँ पे अधिक मात्रा में, या जो इसकी यहाँ की जो बनावट है या आकृति है वो इसकी प्रचुरता के कारण ये भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। चित्रकूट जलप्रपात इतरा नदी पर है। इसकी चौड़ाई ग्रीष्म ऋतु में कम से कम 350 मीटर और वर्षा ऋतु में अधिकतम इसकी 1000 मीटर पाई जाती है। ये चित्रकूट जलप्रपात के बारे में। पाट पठारी क्षेत्र है, किंतु इसका धरातल कैसा है, सीढ़ी नुमा है। जिस तरीके से आप सीढ़ी की बनावट को देखते हैं उसी तरीके से है, जैसे मैनपाट, जारंग पाट, जसपुर पाट और सामरी पाट भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार राजमहल के पहाड़ियों पर ही समाप्त नहीं होता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक ही खत्म नहीं हुआ है। इसका एक भाग उत्तर पूर्व में भी फैला है। स्थानीय रूप से यह शिलांग का पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। इस प्रकार के प्रमुख पठार को जोड़ने वाली चट्टानें गंगा के जड़ों से ढकी हुई है। मेघालय में पश्चिम से पूर्व की ओर 3 प्रमुख श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंती। ये मेघालय के पश्चिम से पूर्व की ओर 3 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, जो कि गारो, खासी और जयंतिया है, जिस पर स्थित क्या है, मासेराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्या है, स्थान है, जो मेघालय में है। तो स्टूडेंट्स आज आप लोगों का ये चैप्टर यहीं तक इसको पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, घाट का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों के शिखर हिमालय पहाड़ियों की तरह नुकीले नहीं हैं, क्यों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार गंगा के मैदान से किस प्रकार भिन्न है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।